प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त पवन मुरल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। बच्चों, आप जब भी किसी चीज़ को शुरुआत करते हो तो पहले उसके इंट्रोडक्शन जानते हो, उसके बारे में। आज जब हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो पहले क्या आपको भारत की जीएस पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में नहीं जानना होगा? गोविंद फौजी कानपुर, रोहित कुमार, प्रज्ञा, क्या आपको नहीं जानना होगा बच्चों? जितने दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डरते डरते कभी नौका पार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। अगर आप लोग तैयार हो तो मैं इस क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए राधे राधे के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये हमारे इंडिया का मैप है। अगर मैं इस मैप से आपको कुछ चीज़ें पढ़ाऊं तो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ 4 सवाल आपके तैयार हो जा रहे हैं। यहाँ 4 सवाल आपके तैयार, जैसे वो आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे, देखिए मैं आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद करा सकता हूं। मैंने अभी आपसे क्या कहा है? 4 सवाल। पहला पॉइंट ये रहा कि वो आपसे पूछेगा कि ये बताओ भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है सर? वो है किबिथू। ये रहा बच्चों, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है बच्चों गोरमाता या सरक्रिक। सरक्रिक या गोरमाता कहां पर है सर? ये गुजरात में। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे, भाई साहब, उत्तरी स्थल, उसका नाम क्या है सर? इंदिराकोल। भारत का सबसे दक्षिणी स्थल की अगर बात करें तो वो है इंदिरा पॉइंट। बच्चों, 4 सवाल हो जाएंगे या नहीं होंगे? पहले इतना बताओ मुझे, राधे राधे के साथ मुझे ये बताओ कि 4 सवाल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अगर आपसे कोई पूछे, मैं पहले बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आज आपको अपने इंडिया के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे भारत की उत्तर से लेकर और दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो तब आप लिखोगे हमारे भारत की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है साथियों, वो है सर जी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। अगर कोई आपसे पूछे कि साथियों ये यहां से लेकर और यहां तक, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, अगर मैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करूं वो कितनी है सर? ये है 2933 किलोमीटर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी। सबसे पहले अगर आपसे पूछे मेरे भाई, आप लोग जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये देखो, पहले यहां आ जाओ। हो सकता है आपको वो चार्ट ना दिख रहा हो, लेकिन ये आपको क्लियर दिखेगा। ये चार्ट क्लियर दिख रहा है आपको। हमारे देश के कितने नाम है पहले आप बताइएगा। सर जी, हमारे देश के जो नाम है वो 5 नाम है। पहले आपको बताना चाहूंगा साथियों, हमारे देश के जब नाम की बात की जाती है तो नाम ऑफ कंट्री हमारे नाम है बच्चों बिहार। आप याद करो, BIHARG, ये हमारे देश का नाम है। सर ये कैसी मजाक है? देश के नाम के साथ मजाक कर रहे हो? नहीं बेटे, देखो, B का मतलब हो गया भारत, I का मतलब हो गया इंडिया, H का मतलब हो गया हिंदुस्तान, A का मतलब हो गया आर्यव्रत, R का मतलब हो गया रेवाखंड, J का मतलब हो गया जम्बूद्वीप। यानी कि हमारे देश के कितने नाम है बच्चों? अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, हमारे देश के 6 नाम हैं। हमारे देश के 6 नाम हैं। लेकिन जब आप संविधान पढ़ते हो तो संविधान में सिर्फ 2 नाम हैं, इंडिया दैट इज भारत। जब आप संविधान पढ़ते हो तो संविधान में आपको 2 ही नाम मिलते हैं, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। दोस्तों ध्यान रखना, जब आप संविधान पढ़ोगे तो आपको 2 ही नाम मिलेंगे। भैया राजपूत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बट पढ़ाई पे ध्यान देना। आपने ये एहसान कर दिया है, पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू। अगर आपसे पूछे कि भारत के नाम कितने हैं, तो दोस्तों भारत के नाम मेरे भाई कुल मिलाकर तो 6 हैं, लेकिन संविधान में सिर्फ 2 नाम हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये वो चार्ट है जिस चार्ट से आप बहुत कुछ चीज़ें समझ सकते हो। ये वो चार्ट है मेरे भाई, ये भारत का मैप है जिससे आप बहुत कुछ समझ सकते हो। चार्ट उधर है बाबू, चार्ट ये रहा जो बनाया है, मैप ये रहा। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। अब जरा और सुनिएगा, मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे बच्चों टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, तो भैया स्थलीय सीमा देखो यहां होगी बच्चों, यहां गुजरात से शुरू होगी, यहाँ ये है स्थलीय सीमा, ये स्थलीय सीमा है साथियों, ये स्थलीय सीमा है जो यहाँ बांग्लादेश तक है। स्थलीय सीमा भारत की कितनी है? तो दोस्तों हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। ये एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया ये सवाल कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। ये सवाल
एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया था कि हमारे भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो स्थलीय सीमा कितनी होगी भैया? 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो जलीय सीमा कहां से लगी है? वो भी यहां गुजरात से लगती है। जलीय सीमा की अगर बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो जलीय भारत का वाटर बॉर्डर कितना है? अगर भारत के वाटर बॉर्डर की बात करें तो आप बताओगे 7516.6। अगर आपसे पूछे लैंड वाटर कितना है तो दोस्तों वो है 15,200 किलोमीटर। अब इस पर सुनिएगा, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? अगर मैं पड़ोसी देशों की बात करूं तो दोस्तों पड़ोसी देश कितने हैं? पड़ोसी देश भैया, पड़ोसी देश हैं गुरुजी 7 तो ऐसे हैं जिनसे स्थलीय सीमा लग रही है। 7 तो ऐसे जिनसे स्थलीय सीमा लग रही है, और दोस्तों 2 ऐसे जिनसे जलीय सीमा लग रही है। 2 ऐसे हैं जिनसे जलीय सीमा लग रही है। अब बच्चों जलीय सीमा कितने से लगेगी? श्रीलंका से लगेगी और मालदीव से लगेगी। श्रीलंका से लगेगी और मालदीव से लगेगी। अगले पॉइंट पर मैं आपको लेकर आता हूं, जरा यहां आ जाओ मेरे बाबू। भारत की राजधानी क्या है सर? राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। यह भी ध्यान रखिएगा। सर कब चेंज हुआ है? तो 1911 में चेंज हुआ है। कि तुम लिमिटेड बच्चे हो, 5-4 बच्चे हो थ्योरी पढ़ने वाले, तो मैं कभी भी थ्योरी स्टार्ट नहीं करता। आई एम वेरी सीरियस नाउ एट दिस टाइम। आप लोगों ने कहा कि भैया पेड बैच नहीं ले पाएंगे, मैंने कहा मत लो, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। लेकिन आप लोगों ने किसी ने साथ नहीं दिया और मुझे डिमोटिवेट कर दिया आप लोगों ने। कोई बात नहीं, मैं कल से फिर नहीं पढ़ाऊंगा। और क्या बोल सकता हूं बच्चों, आपसे बताओ। आप लोगों के लिए कोई बंदा मेहनत करना चाहता है, आपको बेसिक से जीएस पढ़ाना चाह रहा है कि यार ये वो बच्चे हैं जो अपने परिवार का हिस्सा हैं, ये पेड बैच नहीं ले पा रहे हैं, तो तुमको लगता है कि इसमें पवन भैया का अपना कोई फायदा है? हमको नहीं समझ आता भैया आपकी ये रणनीति। मैं इन चीज़ों थोड़ा बाहर हूँ, अनजान हूँ थोड़ा सा इन चीज़ों से। कोई बात नहीं। अगर आपसे पूछे दोस्तों हमारे भारत की नई राजधानी क्या? नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम लोग कैसे आ गए? बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा कि सर हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे आ गए। जरा इसके बारे में मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा बच्चों। हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे आए, अब जरा ये समझिएगा दोस्तों। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम कैसे आ गए, ये देखो। भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहा जाता है। क्या आप इस चीज को जानते हो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्या है? ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, ये ग्लोब है। आप कहोगे हाँ सर ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर 3 रेखाएं हैं, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा। बोलो यस या नो? ये जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम कौन से गोलार्ध में आते हैं? तो हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में। आज तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्यों। इसे बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। बट ऐसा क्यों, वो सुन लीजिएगा दोस्तों। ये जो ऊपर वाली रेखा इसे बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। ये है आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा, और बीच वाली जो रेखा ये है भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा है। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मेरे भाई भारत, आप ये बताओ इनमें से कौन सी रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है? इनमें से कौन सी रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है? जरा जवाब दो। कौन सी रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है? अरे भैया इनमें से कौन सी रेखा? देखो मकर रेखा नहीं गुजर रही सर, ये तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजर रही है। तीनों रेखा अफ्रीका से गुजर रही है। लेकिन अगर आप याद रखो तो भारत के बीचों बीच से, यहां से मेरे भाई, यहां से मेरे भाई कौन सी रेखा गुजर रही है? तो तब आपका जवाब आएगा कर्क रेखा गुजर रही है। तो मेरे प्यारे लाडलो, जब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है और भारत इस गोलार्ध में है, इसलिए भारत को उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है। कि भारत कहां बसा हुआ है? भारत उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है। ये देखो सबसे पहले, समझ रहे हो ना? ये देखिए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, समझ में आ गया अब आपको? समझ गए ना भाई? उत्तरी गोलार्ध होता तो बिल्कुल यहां होता। अब ये क्या है? इधर पूर्व है, तो इसलिए इसको उत्तर पूर्व गोलार्ध कहा जाता है।
हम क्यों कहते हैं कि भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में बसा है? आज क्लियर हो गई आपको? कितने बच्चों को ये लाइन पहली बार क्लियर हुई है कि भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। क्यों है ये तो पता थी पहले से कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, बट क्यों है ऐसा? मैं ये खास बनाना चाहता हूं इस क्लास को, मैं इसलिए इस क्लास को सुपर बनाना चाहता हूं, इसलिए बच्चों। बात क्लियर हो गई ना बच्चों? अब क्लियर? अगर क्लियर हो गया कि हाँ गुरुजी आज तो मैं बहुत खुश हूं, एक बार कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना सा काम कर दो। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब जरा इस सवाल पर आते हैं। यह सवाल क्या कहता है जी, जरा इसे पढ़िए। आप में से आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो कर्क रेखा के बारे में जानते होंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गारंटी से बता रहा हूं। लेकिन जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से गुजरती है, और जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। उन 5 राज्यों का नाम पता है आपको? ये रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। क्या आपको पता है वो 5 राज्य कौन है? आप लोगों को बता दूं वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। जो भी बताना चाहे मुझे बता सकता है, जो भी बताना चाहे। नहीं पता हो तो सिर्फ देख सकता है। ये 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। यहाँ से गुजरती है। क्योंकि मैं जानता हूं आप इसको नहीं जानते होंगे, आप कर्क रेखा को जरूर जानते होंगे। आप कर्क रेखा के बारे में जरूर जानते थे, आप इसके बारे में नहीं जानते थे, कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, सब जान जाओगे। दोस्तों अब हमारे पड़ोसी कौन कौन है उसके बारे में समझिएगा। आज हम अपनी आपको पूरी जानकारी देंगे साथियों, पूरी जानकारी आज आपको दी जाएगी। पहले इस सवाल पर आ जाओ। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने लिखी है, बेसिक इंफॉर्मेशन। दोस्तों हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और हमारा नंबर विश्व में कौन सा है? हमारा नंबर कौन सा है? अगर मैं इंडिया के नंबर की बात करूं तो इंडिया का नंबर है 7वां। इंडिया का जो नंबर है वो है 7वां। अगर मैं आपसे कहूं भाई मुझे पहला नंबर बताओ, पहला नंबर किस कंट्री का है? एरिया में पहला नंबर किस कंट्री का है? जवाब है किसी के पास? एरिया में पहला नंबर किस कंट्री के पास है? जवाब है क्या? एरिया में पहला नंबर किसके पास है? सर जी पहला नंबर है रूस के पास। पहला नंबर है रूस के पास, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। और मेरे भाई इंडिया का नंबर कौन सा है? 7वां। पॉपुलेशन में हमारा पहला नंबर हो गया है। अब पॉपुलेशन में हमारा नंबर हो गया पहला, दूसरा हो गया चाइना का, ये ध्यान रखिएगा। अब साथियों जरा ये सवाल पेपर में पूछ लिया तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो। कौन सा? कि विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का परसेंट 2.4 है। मतलब अगर पूरे विश्व का एरिया 100% है तो भारत के पास 2.4 है, भारत के पास 2.4 है। इसके बाद साथियों हमारा 7वां नंबर है। कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। ये 2011 का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। अगर पूरे विश्व में 100 लोग रहते हैं, आप ऐसे समझिएगा, अगर आप पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 17.5 भारत में रह रहे हैं, मतलब 18 लोग भारत में रहते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं। मतलब एक समझाने का तरीका है, पूरे विश्व की 100% पॉपुलेशन में से 17% अकेलौती भारत में रहती है। एरिया 2.4 है, पॉपुलेशन 17.64 है। और ये पॉपुलेशन जब 2027 में जनगणना कंप्लीट हो जाएगी ना, हो सकता है ये 20% हो जाए। अभी जांच हो रही है, पता लग जाएगा, समय बताएगा। इसके बाद मेरे भाई हमारे यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पर थे 2011 में। 2011 में हम दूसरे नंबर पर थे, लेकिन आज हम पहले नंबर पर आ गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, आज पहले नंबर पर है, आज पहले नंबर पर हैं, ये आपको याद रखना है। यहां पुरुष कितने थे? तो 62,32,70,258। महिला कितनी थी? 58,75,84,819। गांव में रहने वाले लोग कितने हैं? देखो मैं गांव का रहने वाला हूं, आप में से कुछ बच्चे शहर के रह सकते हैं। आज भी प्यार कहाँ ज्यादा है, गांव में या शहर में? अगर गांव में किसी को पेट में दर्द हो जाए ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। शहर में इतनी जल्दी नहीं आ पाते हैं लोग, क्योंकि ऑफिस का काम, बहुत ज़्यादा काम,
लेकिन नहीं, ये प्यार शहर में गांव के मुकाबले वैसे हो सकता है, बट मैं शहर में कभी रहा नहीं, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, आज भी हमारे भारत में अगर 100% पॉपुलेशन है तो 100 में से 68 लोग ऐसे हैं जो गांव में रह रहे हैं और 32 लोग ऐसे हैं, वैसे तो 31.20 है, 31.20 है जो शहर में रह रहे हैं। यानी कि 100 में से 68 लोग गांव में, 68.80 और 31.20 रह रहे हैं शहर में। अब आप कहाँ रहते हो मैं ये नहीं जानता कि आप लोग गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, लेकिन आज भी गांवों में प्यार ज़्यादा है। मेरी बात सही है या गलत, आप चाहो तो बता सकते हो साथियों। ये सवाल अभी रेलवे एनटीपीसी का सवाल हुआ, पेपर हुआ था, वहां पूछा गया है। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया है कि भारत की कितनी पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, कितनी पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, ये सवाल पूछा गया था। तो बच्चों वो है आपकी 68%। अगले पर चले हो साथियों। अब सवाल देखो, 10 साल में भारत की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी थी। देखिए अब मेरे पास 2026 का डेटा तो अभी नहीं, 27 का तो है नहीं, तो मैं 2001 से लेकर और 2011 के डेटा की बात कर रहा हूं। हमारी पॉपुलेशन 17.5% बढ़ी थी, 17.7%। दोस्तों लिंग अनुपात कितना है, लिंग अनुपात है 943। मतलब अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या बच्चों 943 है, महिलाओं की संख्या 943 है। दोस्तों आज भी कई जगह ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि गांव में बेटा हो, मतलब घर में बेटा हो तो ढोल नगाड़े बजते हैं, और बेटी हो तो गर्दन नीचे बेटी हुई है। मैं बताना चाहूँगा सिर्फ एक बात कि बेटी अपने नसीब का खुद लेकर आती है। आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है श्रेया जहां बेटियों ने अपना नाम रोशन ना किया हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे युद्ध का मैदान हो या पढ़ाई का मैदान हो। ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां हमारी बहन बेटी आज बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रही हैं और हमारे देश का मान सम्मान नहीं बढ़ा रही हैं। तो ये जो मेंटेलिटी है, जिसकी भी, जिस गधे का भी, चाहे वो गांव में रहता हो शहर में रहता हो, अगर ऐसी मेंटेलिटी है कि बेटी और मेरे घर में बेटी, उसमें 2 झपट जरूर लगाओ, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आ जाओ। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है कि हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया इसी बार ये सवाल साथियों। अगला सवाल, भारत की साक्षरता 74%। मतलब अगर 100 लोग भारत में हैं तो 74 लोग पढ़े लिखे हैं। अगर पूरे भारत में 100 लोग हैं तो 74 लोग पढ़े लिखे हैं। अगर मैं पूरे सिर्फ उसमें से मेल की बात करता हूं, अगर पुरुष की बात कर रहा हूं तो 100 पुरुष अगर भारत में हैं तो लगभग 81 लोग पढ़े लिखे हैं, लगभग 81 लोग पढ़े लिखे हैं। बात क्लियर होगी। अगर मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, अगर 100 महिला हैं, अगर 100 महिला हैं दोस्तों, 100 फीमेल हैं, तो उनमें से 64.6% पढ़ी लिखी हैं। मतलब 35 महिला ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। बात क्लियर हो गई। 2011 की जनगणना के डेटा के अनुसार बात करता हूं तो हमारे भारत में कुल एससीओ की संख्या 16.6% है। एसटी की बात कर रहा हूं 8.6% है। एससी सबसे ज्यादा यूपी में है, एसटी सबसे ज्यादा एमपी में है। ये मैंने आपको बताया था, लेकिन आज पूरा डिटेल आपको लेकर चल रहा हूं, पूरा डिटेल आपको लेकर चल रहा हूं। हमारे भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। हमारे भारत में यूटी की संख्या कितनी है? 8 है। बात क्लियर हो गया। एक एक लाइन क्लियर हो रही है नहीं हो रही, पहले ये बताओ। कोई जल्दी तो तुम्हें नहीं है ना मुझे जल्दी है, एक एक लाइन आपको क्लियर हो रही है। जो नहीं आए हो जो उन्हें पढ़ बता देना कि कैसे पढ़ाई होती है इस क्लास में। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा हर चीज को। अगला दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ज्योमेट्रिकल शेप भारत की कैसी है तो चतुष्कोणीय है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार भारत में 10.7%। भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है वो 10.7% है। ये डेटा याद रखना दोस्तों। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र भारत में 18.6 है, पठारी क्षेत्र 27.7, मैदानी क्षेत्र 43%। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये तो हर बार सवाल आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहला गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये ध्यान रखिएगा, ये भारत के 8 राज्यों से है। समझ रहे हो ना, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी मैंने एक ट्रिक भी बनाई थी और वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, मैंने ये ट्रिक भी बनाई थी। मतलब आप लोग देख सकते हैं, एम का मतलब यहाँ मिजोरम से है बच्चों, मिजोरम हो गया। टी का मतलब यहाँ त्रिपुरा से है,
पे का मतलब यहाँ पश्चिम बंगाल से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से हो जाएगा। रे का मतलब राजस्थान से, गे का मतलब गुजरात से, मैं का मतलब मध्य प्रदेश से, और झ का मतलब झारखंड से हो जाएगा। और भाई और क्या बचा, झ का मतलब छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और बस इतने ही थे। ये वाली ट्रिक भी आप लिख सकते हो, मित्र पर गमछा झार, बाकी डिपेंड ऑन यू, आपको जैसे अच्छा लगता है। अगला सवाल देखिए, अगर भारत में कुल द्वीपों की संख्या की बात की जाती है तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य और यूनियन टेरिटरी की बात की जाती है तो वो 18 है। अगले पॉइंट पर आओ, तेल शोधनशालाओं की संख्या भारत में 22 है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में तेल शोधन कारखाने कितने हैं तो आपका जवाब क्या आएगा? हो गया भैया। तेल शोधनशालाओं की संख्या भारत में 22 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भारत में 266 है। और बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में 13 है। एक एक डेटा को कॉपी में लिख लेना आराम से। अगर आपसे पूछे छोटे बंदरगाह कितने, छोटे बंदरगाह कितने, तो गुरुजी वो 200 से ज्यादा है, वो 200 से ज्यादा है। अगला देखो, अब ये देखो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है, नहीं है? ये देखो भैया, सबसे पहली तेल रिफाइनरी कौन सी थी? वो थी असम में डिगबोई। वो कोई नाम नहीं दिया गया था। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो देखो, ये देखो, अंग्रेज लोग हमारे भारतीय लड़कों से क्या कह रहे थे? देखो, डिग का मतलब होता है खोदना, बोए का मतलब लड़को खोदो। देखो ध्यान से सुनो, अंग्रेज बोल रहे थे लड़कों से डिग बोई डिग बोई डिग बोई डिग बोई। इसका मतलब क्या? लड़के खोदो लड़के खोदो लड़के खोदो। जब वहां खोदते रहे तो भाई साहब वहां पे क्या निकला? तेल का कुआं निकल आया। और जब तेल का कुआं निकल आया तो उसी को क्या नाम दे दिया गया? डिग बोई दे दिया गया, उसी को नाम डिग बोई। जबकि डिग बोई का मतलब होता है, डिग का मतलब खोदना, बोई का मतलब लड़को खोदो। ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत का नेशनल एनिमल क्या है तो वो है बच्चों आपका टाइगर, बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु एलिफेंट, हाथी। अगर नेशनल बर्ड पूछे तो पीकॉक। नेशनल ट्री पूछे तो बच्चों बरगद। राष्ट्रीय पुष्प पूछे तो भैया वो कमल, लोटस। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, जीरो लेवल से, जहां से बिल्कुल जीएस शुरू होती है। अगला, अगर आपसे पूछे भाई राष्ट्रीय चिन्ह, वो है भैया अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान वो है जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वो है वंदे मातरम। राजकीय भाषा वो है हिंदी। वो क्या है? हिंदी है। अगले पर आओ, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है सर। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। आज ईमानदारी से बताओ कि भारत की आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिली या नहीं मिली? सोजन ने आज आप लोगों को बेसिक, बिल्कुल बेसिक, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आज ज्यादा, मैं सिर्फ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। बिल्कुल बेसिक आपको यहां से पढ़ा रहा हूं, कल से स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी देख लीजिएगा। भारत का विश्व में 7वां नंबर है। जीरो से पढ़ा रहा हूं जी, ध्यान रखना। कोई ऐसा टीचर तुम्हें पहली बार मिलेगा जो तुम्हें जीरो से जीएस पढ़ा रहा होगा, बिल्कुल जीरो से। हमारा 7वां नंबर है। 7वें नंबर की अगर बात कर रहा हूं तो पहला नंबर किसका है? पहला रूस का, दूसरा कनाडा का, तीसरा चाइना का, चौथा अमेरिका का, 5वां ब्राजील का, 6वां ऑस्ट्रेलिया का, 7वां भारत का। ये है जी, बिल्कुल बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। अभी कल और भी यहां से पढ़ाया जाएगा। अब जरा एक बात देखिएगा साथियों, पहले आपको लेकर आता हूं। ये देखो, हमारा लड़ाई हमेशा किससे होगा? ये बताओ साथियों। हमारा डिस्प्यूट हमेशा किससे होगा? जो हमारा पड़ोसी होगा। मानते इस चीज को? नहीं मानते? जो हमारा पड़ोसी होगा, हमारा उससे डिस्प्यूट हुआ है। कभी आपने सुना है कि भारत का युद्ध अमेरिका से हुआ हो, भारत का युद्ध जापान से हुआ हो? सुना होगा कि भारत का युद्ध पाकिस्तान से हो सकता है। और अभी कल परसों ही हमें पाकिस्तान ने धमकी दे दी है कि पाकिस्तान भारत पर अटैक करने वाला है। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो पाकिस्तान भारत पर अटैक कर देगा। मैं तो कहता हूं करके देख ले अटैक, आटे दाल का भाव पता लग जाएगा, नक्शे से मिट जाओगे। क्योंकि हम तो उस देश के नागरिक है, पहला अटैक किसी पे करते ही नहीं। और जिस दिन करेंगे ना तो तुम्हारा नाम इतिहास से जरूर मिटा देंगे पाकिस्तान वालों, ये तुम ध्यान रखना। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो नया चैनल है, छोटा चैनल है,
थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, इतना छोटा सा काम आप कर लिया करो। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे 7 पड़ोसी देश है, याद करने का तरीका है मेरे बचपन का सपना MBA करने का। देखो साथियों, मैं आपको लिख देता हूं यहां, मेरे बचपन का सपना, मेरे बचपन का सपना, BCPN का सपना क्या करने का, MBA करने का। देखो B फॉर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 देश हैं जिनसे भारत की सीमा लगती है। आप चाहो तो इन्हें याद कर सकते हो। दोस्तों ट्रिक है, मेरे बचपन का सपना MBA करने का। हर लड़की की सपना होता है, हर लड़के का सपना होता है कि मुझे बड़ा होकर ये काम करना है। मेरा सपना था मुझे MBA करना है ना, तो बचपन में MBA करने का सपना है। B फॉर बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। हमारे किस किस देश से रिलेशन इनमें सबसे खतरनाक है इस समय, जो अच्छे रिलेशन नहीं है। बांग्लादेश से रिलेशन अच्छे नहीं है, जब से वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना हटी है उनसे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। चाइना से हमारे रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है, पाकिस्तान से बिल्कुल अच्छे नहीं है। नेपाल का प्रधानमंत्री जब से बालेंद्र शाह बना है वो भारत को आंख दिखा रहा है, भारत में पला बड़ा, भारत में पढ़ाई करी और भारत को जाके आंखें दिखाने का काम कर रहा है। कौन साथियों? नेपाल का प्रधानमंत्री। म्यांमार से म्यांमार में तो खुद ही सरकार नहीं है, वहाँ तो वैसे ही मामला खराब हुआ पड़ा है, फिर भी म्यांमार से इतने अच्छे संपर्क हैं हमारे, कोई दिक्कत नहीं वहाँ से। इसके बाद अगर बात करता हूँ भूटान से अच्छे संपर्क हैं भारत के, अफगानिस्तान से भी ठीक ठाक हैं, लेकिन ये वो 4 देश हैं जिनसे भारत के आजकल रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है साथियों। तो ये थी छोटी सी क्लास मेरे भाई। कल मैं आपको इसी क्लास में पढ़ाऊंगा हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सब लोग तैयार हो? कल से पहली क्लास के लिए आप सब लोग तैयार हैं?